अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो इसके स्टेटमेंट के ऊपर है, ना कि इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। क्योंकि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में अगर जाएंगे तो हमें एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट समझना होगा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करेंगे, जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बेसिकली है क्या, आपको पता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए ये टेबल है। इस टेबल के ऊपर सपोज एक बुक है या कोई ऑब्जेक्ट है। लेट्स टेक द ऑब्जेक्ट एज बुक। टेबल है, इसके ऊपर बुक है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये बुक जो है ये सर्टेन हाइट तक खुद ही जंप करे, यहां तक जंप करे, यहां तक जंप करे, से अप टू ए हाइट से 2 मीटर, कुछ हाइट तक जंप करे, सच दैट यहां पे पहुंच के, इस हाइट पे पहुंच के इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 100 जूल। ठीक है, इस पॉइंट पे लेट्स कंसिडर कि इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इस हाइट पे पहुंच के इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अब 100 जूल हो गई है। ऐसा हो सकता है क्या? हमने ये देखा है। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये टेबल जो है, ये टेबल अगर कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। ये अपनी इंटरनल एनर्जी इस बुक को देगा और ये बुक जंप करेगी यहाँ तक, इस हाइट तक, यानी कि इसने 100 जूल इंटरनल एनर्जी लॉस की, कूल हो गया, टेम्परेचर इसका कम हो गया, और इसने अपनी ये 100 जूल इंटरनल एनर्जी इस बुक को दे दी और ये बुक यहाँ पे आ गई और इसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल गई इसको? 100 जूल। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिस सीम्स पॉसिबल, क्योंकि एनर्जी का तो वायलेशन तो नहीं होगा। ये जितनी इंटरनल एनर्जी कम करेगा उतनी ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेगा। लेकिन नेचर में प्रैक्टिकली हम ये प्रोसेस नहीं देखते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे, जो हमने लास्ट टॉपिक में हीट इंजन पढ़ा था, हीट इंजन, तो उसकी जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने निकाला था, यानी कि जो नीटा हमारे पास आया था, नीटा वॉज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। ठीक है, हमने ये देखा कि अगर हीट ट्रांसफर नहीं होगा टूवर्ड सिंक, यानी कि अगर Q2 हमने देखा था, अगर Q2 0 है, यानी कि कोई भी हीट ट्रांसफर सिंक की तरफ नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में नीटा 1 होगा, या 100% हम कहेंगे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज 100%। लेकिन ऐसा तो हम प्रैक्टिकली नहीं देखते हैं, कुछ ना कुछ हीट तो रिजेक्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इंजन को हीट सप्लाई यहाँ से दी जा रही है, मान लीजिए आप उसको 1000 किलो जूल हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो वो आपको काम करके देगा 1000 किलो जूल, यानी कि पूरा का पूरा हीट एनर्जी सप्लाइड कन्वर्ट हुआ किस में? वर्क में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो वायलेट नहीं हुआ, लेकिन पूरा का पूरा हीट एनर्जी कन्वर्ट हुआ वर्क में विदाउट एनी डिसिपेशन ऑफ हीट एनर्जी टू द सिंक। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स दैट ये प्रोसेस होने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही क्राइटेरिया नहीं है, कुछ और क्राइटेरिया भी है। इसी तरह से अगर आप रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल लोगे, रेफ्रिजरेटर के केस में हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आया था, उसको हमने किससे डिनोट किया था? अल्फा से। किसके बराबर आया था उसका वैल्यू? Q2 डिवाइडेड बाई W, या उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2। यानी कि उससे वहाँ पे आप क्या कर रहे थे? ठंडे ऑब्जेक्ट से आप हीट ले रहे थे। ये कोल्ड है, ठीक है, ये हॉट है,
ठीक है। इससे आपने हीट ली Q1, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि Q1 यहाँ से आपने हीट लिया 1000 किलो जूल, इसको दिया 1000 किलो जूल, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वायलेट नहीं हुआ। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत है, उसके बाद यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा Q2, ये हमने देखा। सॉरी, यहाँ पे ये Q2 था और ये Q1, यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि ठंडे ऑब्जेक्ट से आप हीट नहीं निकाल सकते हैं हॉट ऑब्जेक्ट की तरह बाय इटसेल्फ, अनलेस एंड अनटिल यू डू एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, हालांकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो वायलेट नहीं हो रहा था। इसका मतलब एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत है अगर आप ठंडे ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का ट्रांसफ़र करोगे। तो इन सब स्टेटमेंट्स को देख के जो हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके दो स्टेटमेंट्स है। वन इज कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये क्या कहता है कि ऐसी कोई प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है जिसका एक ही रिजल्ट हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम हॉट रिजर्वायर एंड कंप्लीट कन्वर्जन टू वर्क, यानी कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the absorption of heat from a hot reservoir and the complete conversion of heat into वर्क, यानी कि ऐसी कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसका सिर्फ एक ही रिजल्ट हो, क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम हॉट रिजर्वायर, और उस हीट को कंप्लीटली कन्वर्ट करना किसमें, वर्क में। ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। हीट तो कन्वर्ट होगा वर्क में, लेकिन कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट होगी या लॉस होगी, विच यू कैन नॉट गेट बैक। ठीक है, ये कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। दूसरा स्टेटमेंट जो है दैट इज क्लासियस स्टेटमेंट। वो क्या कहता है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल, नो प्रोसेस इज पॉसिबल, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is transfer of heat from a colder object to a hotter object. No process is possible whose sole result is transfer of heat from a colder object to a hotter object, यानी कि ऐसी भी कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसका सिर्फ एक ही रिजल्ट हो, क्या, कि हीट ट्रांसफर हो जाए ठंडे ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट की तरफ, खाली ये हो जाए, यानी कि किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत ना पड़े, ऐसी भी कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। दिस इज क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक और यहाँ पे थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड एज एंट्रोपी that is related to randomness of a system, and it has two matlab concept of entropy can be understood in two ways. One is a physical या mathematical way, और दूसरा है statistical way। ठीक है, तो एक और क्वांटिटी भी है जो एंट्रोपी है, उससे एक्सप्लेनेशन हो सकता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये दो स्टेटमेंट्स क्यों, ऐसी प्रोसेसेस क्यों पॉसिबल नहीं है जबकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वायलेट नहीं होता। तो उसके लिए हमें जाना है किधर की तरफ, एंट्रोपी की तरफ, बट एंट्रोपी इज नॉट इन योर कोर्स, so that's why we are not discussing it here. So this is the statement of second law of thermodynamics. Thank you.